सलामती और आफियत हो। हमारा अगला टॉपिक है यूनाइटेड नेशंस। ये बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का एक ऐसा तोहफा है जो कि बाद में अभी दुनिया बाईपोलर से यूनिपोलर की तरफ गई, फिर इसका अलग सिनारियो बन गया, फिर अभी मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है। तो नाउ इट्स चेंजिंग इन शेप। तो जो इसके हम जब ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो कुछ और ही पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअल में इसका काम कुछ और ही चल रहा है। तो हम इस पे पाकिस्तान का, क्योंकि इसका मेंबर है, इसका रुकन है, पाकिस्तान ने 30 सितंबर से इसको ज्वाइनिंग ली हुई है। ये बनी हुई थी 24 अक्टूबर को बनी थी, 30 सितंबर पाकिस्तान ने इसकी जो है ना वो मेंबरशिप ले ली थी। सो ये हम इसको देख लेते हैं टोटली कि क्या सिनारियो है, सीन क्या है, बात क्या है। हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर्स हुई दुनिया के अंदर। जब दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई तो 6 करोड़ 20 लाख के करीब करीब लोग दुनिया के अंदर कत्ल हो गए, शहीद हो गए या मारे गए उन वॉर्स के अंदर। ह्यूज इकोनॉमिक लॉस हुआ, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर टू जिसका कंक्लूजन अमेरिकन हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराने से हुआ था जापान के अंदर, तो उसके अंदर बहुत बहुत बड़ा लॉस हुआ था। और उसके बाद जब बम गिराया, एटॉमिक बम, तो उसके बाद जंग खत्म हो गई। अलाइड फोर्सेस के साथ थे जो ममालिक थे, उन्होंने एक एक प्रोटोकॉल दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भाई हम इस तरह की जंग से बचने के लिए और इस तरह के इकोनॉमिक लॉस से बचने के लिए हम पीस, सिक्योरिटी, ऑर्डर और जो है ना प्रोग्रेस को इंश्योर करने के लिए हम जो है ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। इसका जो चार्टर था ना वो 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में साइन हुआ, और ये 24 अक्टूबर 1945 को उस चार्टर ने अप्लाई हो जाना था, केम इनटू इफेक्ट हो जाना था। इसके टोटल 193 मेंबर्स हैं, जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम की तमाम दुनिया के अंदर जितने भी ममालिक हैं तकरीबन तमाम इसके मेंबर्स हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंट्रा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैंने पहले वीडियोस में बताया था कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर 300 प्लस इंट्रा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो तकरीबन तमाम तर ममालिक इसके रुकन हैं, सिवाय वेटिकन सिटी और कुछ ममालिक जिनको कुछ कंट्रीज रिकॉग्नाइज करती हैं, कुछ नहीं करती, या कुछ जो डिस्प्यूटेड जो कंट्रीज या टेरिटरीज हैं जिनको अभी रेटिफिकेशन नहीं हुई यूनाइटेड नेशन की, जो खुद क्लेम करती हैं कि हम कंट्री हैं, सिवाय उनके बाकी तकरीबन तमाम एक्नॉलेज्ड तमाम जो कंट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, जो रिलेशन रखती हैं इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर, वो इसका हिस्सा है। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी 1914 से लेकर 1918 तक। उसके अंदर काफी लोग शहीद कत्ल हुए थे या फौत हुए थे, मुझे नहीं पता, व्हाट शुड आई से। तो उसके बाद बनी थी लीग ऑफ नेशन। जो प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन थे, उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए थे फिर ताकि जो है ना वो दुनिया के अंदर पीस कायम किया जा सके। लेकिन लीग ऑफ नेशन जो है ना वो नाकाम हो गई, क्योंकि वो नहीं मेंटेन रख पाई पीस और सिक्योरिटी को। और एट द एंड ऑफ द डे 1939 को फिर वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गई, जिसने कॉन्सिक्वेंटली 6 करोड़, 6.25 करोड़ लोगों की जान ली। जो लफ्ज यूएन था ना, इसको कोइन किया था प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने 1942 के अंदर, टू डिस्क्राइब द 26 अलाइड नेशंस थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइड 26 नेशन थे, उनको डिस्क्राइब करने के लिए यूनाइटेड नेशन लफ्ज इस्तेमाल किया था, विच साइंड अटलांटिक चार्टर। ये जो 26 ममालिक थे ना अलाइड फोर्सेस के, जिन्होंने अटलांटिक चार्टर साइन किया हुआ था, इन्होंने अटलांटिक चार्टर जो है ना वो इसलिए साइन किया था ताकि वो लोग प्लेज कर सकें, वो लोग बात पे पक्के रह सके, क्योंकि जो भी वॉर एफर्ट्स चल रही हैं उनके अंदर वो लोग अपनी उस बात को जो है ना वो पक्के रह सके। सो सबसे पहले एफडीआर में फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने इसको इस्तेमाल किया था यूएन अपने उन 26 अलाइज कंट्रीज के लिए। फिर जी 25 अप्रैल 1945 को 50 गवर्नमेंट्स एंड नॉन गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक यूएन कॉन्फ्रेंस अटेंड की सैन फ्रांसिस्को के अंदर, और ये उसमें इस पे बात हुई। फिर 24 अक्टूबर 1945 को ये एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इमर्ज हुई। ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ये मिला अपॉन द रेटिफिकेशन ऑफ 5 वीटो, एंड जो 5 वीटो थी वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर थी, और जो बाकी 46 कंट्रीज थी वो नॉन वीटो थी, लेकिन वो इसके मेंबर्स थी। इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। ये यूनाइटेड नेशन बनाने का मकसद ये था कि
दुनिया के अंदर पीस कायम किया जा सके। पहले वाला वही नारा, सिक्योरिटी हो, फिर जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ह्यूमन राइट्स हो, और फिर जी अपहोल्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो, इंटरनेशनल लॉ बने, चार्टर ड्राफ्ट हो और उस पर सब लोग इंप्लीमेंट करें, ह्यूमैनिटेरियन एड हो और इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल इंटीग्रेशन हो और प्रोग्रेस हो। अभी बात कर लेते हैं यूएन के स्ट्रक्चर की और इसके थोड़े वर्किंग मैकेनिज्म की। जो इसका सबसे मेन ऑर्गन है उसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल। इसके नीचे ऑर्गन है वी वुड उनकी जरूरत नहीं है, हम फिलहाल सिक्योरिटी काउंसिल पे फोकस करते हैं क्योंकि काफी कुछ पढ़ने के लायक है सिक्योरिटी काउंसिल के, हम फर्दर आगे बढ़ता जाएंगे। सिक्योरिटी काउंसिल एक इंस्टीट्यूशन है जिसके टोटल 15 मेंबर हैं, जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि एक वोट की ताकत रखते हैं एट अ वन टाइम। ये जो 10 नॉन परमानेंट है ना, ये जनरल असेंबली से वोटिंग के जरिए से 2 साल की मुद्दत के लिए यहां पे आते हैं। ठीक है, जनरल असेंबली के कितने रुकन हैं? 193। तो यहां से लोग जनरल असेंबली से इलेक्शन होती है, उसके बाद ये नॉन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 10 मेंबर आते हैं उस वोटिंग के जरिए से। ठीक है, इनमें से अगर सिक्योरिटी काउंसिल इज द सोल एंड अलोन बॉडी जो कि यूएन के बारे में कोई भी जो बात होगी उसके बारे में वो डिसीजन ले सकेगी, और पूरी जो मर्जी नीचे होता रहे, जब तक सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर डिसीजन नहीं होगा कोई भी काम कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा। और अगर इसका तरीका ये है, इसको किसी भी शक को पास करने के लिए, रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, इन जो 15 मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट, इनमें से 9 ममालिक की रेटिफिकेशन चाहिए होगी, तौसीक चाहिए होगी, उसके अलावा ये इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा उस पर। ये बाइस्ड स्ट्रक्चर है पूरे का पूरा। मतलब अगर बेशक 14 मेंबर्स ने भी रेटिफिकेशन दे दी है और एक वीटो पावर ने अगर उसको वीटो कर दिया है तो वो रेजोल्यूशन करारदा मंजूर नहीं होगी। सो ये मैं अक्सर कहा करता हूं कि हर कोई हस्बे औकात फिरौन है। अगर गवर्नमेंट है वो है, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है, अगर कहीं पे कोई इवन के कोई कपड़े वाला कपड़ा लगा के बैठा हुआ है ना, तो वो भी सेल्फ अपने आप की सेल्फ बेनिफिट्स के लिए होता है। सो ये तो फिर एक पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज्यादा जो है ना वो डिप्लोमेट्स का एक इस तरह का एक जाल है जिसके अंदर वो जो नॉन परमानेंट, वो जो बाकी लोग हैं कीड़े मकोड़े, उनको ट्रैप करने के लिए, और कैसे ट्रैप करने के लिए आगे आपको बस बहुत पता चल जाएगा। जो 5 वीटो पावर्स हैं वो है यूएस जब मर्जी रशिया वीटो कर सकता है, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस। इनमें से अगर दुनिया का कोई भी मसला होगा, अगर इन 5 में से किसी एक का भी कंसेंट ना होगा, बेशक पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी होगी, वो सिक्योरिटी काउंसिल उसको मंजूर नहीं करेगा और वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा, क्योंकि भाई सब लोग तो इसके मेंबर हैं। 193 इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये सिर्फ बायस्ड नहीं है बट ऑल्सो इनएफिशिएंट स्ट्रक्चर भी है। मैंने बताया कि अगर 14 ममालिक भी अगर एक करारदाद मंजूर कर रहे हैं तो एक जो है ना वो उसको अगर वीटो कर देगा तो वो सक्सेसफुल ही नहीं होगा। मतलब अगर 193 ममालिक है ना, अगर 192 ममालिक भी एक तरफ खड़े हो जाएंगे ना और इनमें से अगर कोई एक वीटो कर देगा तो कोई फायदा नहीं है। सो ये तो हेजमनी जैसा है ना, ये तो अपनी हेजमनी कायम करने जैसा है और अपनी विल इंपोज करने जैसा है। सो ये ऐसे ही है, तो हम आगे पढ़ेंगे भी इसकी जो लेट्स से अगर ऐसा भी हो गया बाज़-औक़ात के 193 ममालिक ने ही सब ने ही रेटिफाई कर दिया और एक रेजोल्यूशन करारदाद मंजूर हो गई, इसकी फेल रेजोल्यूशन भी है। अब उसके आगे भी समटाइम ऐसा भी हुआ है कि जो है ना वो रेजोल्यूशन मंजूर हो गई, उस पर इंप्लीमेंट नहीं है। रवांडा जेनोसाइड हुआ रेजोल्यूशन के बावजूद 1994 के अंदर। फिर सेकंड कॉन्गो वॉर हुई, ये भी इसके बारे में रेजोल्यूशन आई हुई थी, फिर भी वॉर हो गई, एट्रोसिटीज हुए, कितने हजारों लाखों लोग मरे। इसराइल और फलस्तीन की जंग जो मिडल ईस्ट के लगी हुई है, इसके बारे में बहुत सी रेजोल्यूशन आ चुकी हैं, कुछ आई हैं, और जो मजबूत को रेजोल्यूशन आने लगती है उसको वड्डे पानिया पे बैठे हुए हैं और ये यूएस साहब ये उसको वीटो कर देते हैं। सो इस सब के बावजूद भी चीजें हो रही हैं। दारफुर जेनोसाइड हुआ है, रेजोल्यूशन के आने के बावजूद वो हो गया। यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है वो उसको रशिया हमेशा वीटो कर देता है। अब रशिया जितने भी अट्रॉसिटीज कर ले
वो उसके वो जस्टिफाइड है क्योंकि वो उसके पास यूएन की वीटो पावर है। सो ये स्ट्रक्चर ना सिर्फ इनएफिशिएंट है बल्कि बायस्ड है बल्कि बेकार है। सीरियन क्राइसिस हुए, इसके होते हुए हो गए, पैलेस्टाइन इशू, कश्मीर इशू हो गया। कश्मीर इशू के बारे में कितनी ही रेजोल्यूशन आप पढ़ लें, उठा लें, हमारे जो लीगल लोग हैं जो वहां पे फाइट कर रहे हैं वो बताते हैं एवरी रेजोल्यूशन आई सी, एवरी रेजोल्यूशन आई सी, एवरी रेजोल्यूशन, फायदा ही कोई नहीं है। उसकी लॉजिक ये है क्योंकि ये जो 5 मेंबर्स हैं, खास करके यूएस और रशिया, ये दो जो मेंबर है ना, इनके इंटरेस्ट डिफाइन करेंगे कि आपने किस तरफ जाना है। अगर तो आप इनके साथ अलाइन हैं तो ठीक है, अगर आप इनके साथ अलाइन नहीं है ना तो आप सच्चे होते हुए भी झूठे हैं, अगर अलाइंड हैं तो झूठे होते हुए भी सच्चे हैं। सो ये स्ट्रक्चर कुछ इतना अच्छा नहीं है। इसका चार्टर ये कहता है कि सोवरेनिटी जो है ना सबकी वो इक्वल है, मगर ये खुद इराक पे 2003 के अंदर हमला कर देता है, ये अफगानिस्तान के अंदर घुस जाता है, अपनी फौजें यहां पे उतार देता है। यूएस ने खुद जितने ज्यादा लोग मारे हैं किसी ने नहीं मारे, लेकिन क्या कहता है कि भाई सोवरेनिटी सबकी को ख्याल करना है। ये पाकिस्तान के अंदर घुस जाता 2011 के अंदर, पाकिस्तान की सोवरेनिटी को, टेरिटोरियल सोवरेनिटी वायलेट करते हुए यहाँ पे आके ब्लैक हॉक ऑपरेशन करके चला जाता है। सो ये खुद वायलेट करते हैं सोवरेनिटी को, बस और किसी को नहीं करने देते। फिर दूसरा इसका एक फेलियर ये भी है, न्यूक्लियर जो है ना बायसनेस। न्यूक्लियर इसके मुताबिक, यूनाइटेड नेशन के मुताबिक, कि अब इसके बाद कोई न्यूक्लियर स्टेट नहीं बनेगी, जो बन चुकी हैं सिर्फ वही रहेंगी। लेकिन इसके बावजूद 1974 में चाइना ने, इंडिया ने इसको न्यूक्लियर पावर को एक्वायर किया। इंडिया को ये लोग नहीं रोक सके। सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द फेलियर। फिर इंडिया के बाद में हो गई न्यूक्लियर धमाके भी हो गए। बाद में जो यूएस साहब है ना, ये इंडिया न्यूक्लियर यूएस डील भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको यहां पे रीजन में चाइना के अगेंस्ट एक अलाई चाहिए था, तो उन्होंने इनके साथ कर ली। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान के साथ ये सीटो सेंटो में चले जाते हैं क्योंकि रशिया के खिलाफ तब उनको एक अलाई चाहिए था। सो ये इंटरनेशनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे इस्तेमाल किया जाना है, ना कि आपकी वेलफेयर पे, ना कि आपकी प्रोग्रेस पे, ना कि आपके। फिर जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो ये कहता है यूएन का चार्टर कि सबको इकोनॉमिक प्रोग्रेस देनी है। अब सबकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है कि नहीं हुई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि यूएस दुनिया की 100 बड़ी इकोनॉमीज के बराबर एक अकेला है, 100 आखिर वाली इकोनॉमीज के बराबर। 28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है यूएस की। पाकिस्तान 28 ट्रिलियन, 1000 बिलियन हो तो 1 ट्रिलियन बनता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी है? 340 बिलियन। सो जो है ना इकोनॉमिक बहुत ज्यादा वो आ गया है, बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। जो अमेरिकन मामा कंपनीज हैं वो 50 से ज्यादा ममालिक की जीडीपी से, सबकी नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा उनकी पावर है, स्ट्रेंथ है। सो बहुत इकोनॉमिक डिसबैलेंस आ गया है। गरीबी अफ्रीका में कल भी थी और आज भी है, कुछ भी नहीं हुआ, कोई डिस्पैरिटी क्लियर नहीं है, बल्कि डिस्पैरिटी जो है बड़ी है, गैप बड़ा है। इसके यूएन के बावजूद 2008 में ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आया। यूएन के बावजूद कोरोना क्राइसिस जब आया तो उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमिक पिंच आया, ग्लोबल इकोनॉमिक हाल्ट आ गया। सो यूएन इटसेल्फ, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। हम आगे इसके फेलियर्स और सक्सेसेस मजीद फर्दर देख लेते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं यूएन के जो काजेस थे फेलियर के, वो क्या क्या है। सबसे पहली जो वजह है वो है एब्सेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, एब्सेंस ऑफ इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। यूएन के पास कोई भी इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है नहीं, कोई ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है। मतलब अगर कोई उसने सीरिया के बारे में कोई रेजोल्यूशन पास कर दी है, कश्मीर के बारे में पास कर दी है, तो फिर उसके बाद वो सिर्फ डायरेक्शन देती है, वो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं रखती। तो अगर कश्मीर के बारे में कोई रेजोल्यूशन पास कर दी है तो इंडिया नहीं मानेगा, तो क्या करेगा यूएन? यूएन कुछ नहीं करेगा। यूएन अपने स्टेक देखेगा और उनके स्टेक्स देखेगा जो यूएन को फंडिंग करते हैं। फिर जी जो है ना वो इसमें ये भी है कि अगर एक इफेक्ट ये भी है ना कि 193 ममालिक में से 136 ममालिक फलस्तीन को मुल्क मानते हैं, लेकिन जो है ना वो इसराइल की जो ऑडासिटी देखें कि वो उसको नहीं मानता, उसको एक्नॉलेज नहीं करता, क्योंकि उसके अच्छे टाइज हैं अमेरिका के साथ। तो क्या है कि जो है ना वो इस वजह से, क्योंकि कोई ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं है, ये पावरलेस और पैसिफिस्ट सी हुई पड़ी है, कोई इसका
कोई तुक नहीं, कोई मजा नहीं है। जो इसके जो एम्स थे, जो इम्प्लीमेंटेशन को लेके और ग्लोबल पीस को लेके जो इसकी उस टाइम की निगोशिएशन थी, अगर हम वो देखें तो समझ आती है कि 0% इसकी परफॉर्मेंस है। दूसरा इसका सबसे अहम जो है वो काज ऑफ फेलियर वो है वीटो। पहले मैंने बताया कि अगर 193 में से 192 ममालिक एक साइड पे खड़े हों और एक वीटो पावर एक साइड पे खड़ी हो, तो वो रेजोल्यूशन मंजूर नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, वो कुछ भी कर सकती है। तो जो है ना वो इसलिए दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरी बात ये है कि ये जो वीटो पावर्स है ना, ये अपने ही एजेंडा को एक्चुअली प्रमोट कर रहे हैं। ये अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अक्रॉस द ग्लोब प्रमोट कर रहे हैं। ये अपनी जो है ना वो ट्रांसकॉन्टिनेंटल जो एमएनसीज प्रमोट कर रहे हैं। ये अपने ट्रांसकॉन्टिनेंटल जो है ना वो इंस्टीट्यूशंस प्रमोट कर रहे हैं, ट्रांसकॉन्टिनेंटली अलाइनमेंट्स बना रहे हैं। तो अगर लेट्स से कि अगर इंडिया का, चाइना का पाकिस्तान के साथ कोई इल्हाक है, तो पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई भी वीटो आएगी, बेशक पाकिस्तान कुछ भी करेगा, कोई भी करारदाद आएगी तो चाइना उसको वीटो कर देगा, जैसा कि हुआ भी है। सो क्या है कि ये अपने नेशनल, ये वो जो वीटो पावर्स है ना, एक्चुअल में ये उनकी है, वो उन्हीं की उनकी एक पावर, इन्फ्लुएंस की और पावर को स्प्रेड करने की और पावर को इम्प्लीमेंटेशन कराने का एक प्लेटफॉर्म है। और ये कुछ नहीं है जो अब तक मैं समझाऊं। उनका जो इन्फ्लुएंस है ना वो इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, उन 5 वीटो पावर जो अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके और चाइना है, उनके इन्फ्लुएंस को दुनिया में बढ़ाने का सिर्फ ये एक प्लेटफॉर्म है। फिर अगला इसका इंपॉर्टेंट है, ये एक सिर्फ फॉरम फॉर डिबेट है। इसके अंदर आपको डिबेट्स होती नजर आएंगी, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। जो है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी के डेलीगेशन इधर बैठे हुए हैं, वो गपशप करके आ जाते हैं। दिस इज द ओनली फॉरम फॉर डिबेट। प्रेशर फ्रॉम द फंड कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर काज ऑफ फेलियर। कि अब इंडिया, अगर अमेरिका यूएन का 17% अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है और बाकी पूरे 192 ममालिक बाकी जो कर रहे हैं 23%, तो 73%, तो क्या करेगा वो? क्योंकि वो अमेरिका अगर वो विड्रॉ कर लेगा अपना 17% उसमें से, तो पीछे कुछ बचेगा नहीं। तो फिर क्या होगा कि जो है ना वो कंट्रीब्यूटिंग जो कंट्री है, तो वो उसको प्रेशर करेगी कि भाई अगर तुमने मेरा फार्मूला इंप्लीमेंट ना कराया, अगर तुमने मेरी बात इंटरनेशनल कम्युनिटी में ना मनाई, तो मैं फंडिंग बंद कर दूंगा, अमेरिका ये कहेगा। सो इसको चलते रहने के लिए अमेरिका की बात माननी पड़ेगी और मनवानी पड़ेगी उन कंट्रीज को जो 192 बाकी हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट इसका काज ऑफ फेलियर है। फिर टेररिज्म एंड डेफिनेशन। अब जो यूएन के वीटो पावर्स है ना, इनकी टेररिज्म की डेफिनेशन अलग अलग है। मतलब अगर तो मुसलमान को मारेगा, मुसलमान ईसाई को मारेगा तो टेररिज्म है। अगर कोई ईसाई वहां से आके ड्यू रिस्पेक्ट, अगर कोई और बंदा किसी को मार देगा, कोई आके यहाँ पे रेमन डेविस अगर पाकिस्तान में कोई बंदा मारेगा, तो वो टेररिज्म नहीं है, वो सेल्फ डिफेंस है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में, कोई दाढ़ी वाला बंदा जो है ना वो किसी को मर्डर कर देगा, तो वो टेररिज्म है। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर कोई आम बंदा, क्लीन शेव बंदा किसी को नहीं मारेगा, किसी को कत्ल कर देगा, तो वो सेल्फ डिफेंस है या कुछ भी इस तरह का। इन सबकी टेररिज्म की अपनी अपनी डेफिनेशन है। मतलब अगर अमेरिका इराक पे हमला करता है 2003 के अंदर, तो वो टेररिज्म नहीं है। लेकिन अगर जो है ना वो क्या है कि अगर कोई बंदा, कोई अफगानिस्तान से बंदा उठ के अमेरिकन सोल्जर्स पे हमला कर देता, वो टेररिज्म है। सो ये अजीब बात है। और उन अमेरिकन सोल्जर्स पे जो अफगानिस्तान में उनको मारने के लिए अफगानी को आए हुए हैं, सो ये टेररिज्म है। तो इन सब की अपनी अपनी टेररिज्म की डेफिनेशन है। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। फिर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत बढ़ गई है जब से यूएन आया ना। मेरा ख्याल ये, मेरी जाती फाइंडिंग ये है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन 5 वीटो पावर को और एम्पावर करने के लिए आए हैं। वो इकोनॉमिक, वो मिलिटरीली, वो हर एक हिसाब से। मैंने बताया कि जो अमेरिकन मामा कंपनीज हैं, वो जो एप्पल और दूसरी हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज, उन कंट्रीज के अंदर, उन कंट्रीज का जो है ना वो जीडीपी है, जो उन कंट्रीज का जो टर्नओवर है ना, वो 50 या 100 कंट्रीज के टर्नओवर से ज्यादा है, उनके नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा है। सो इकोनॉमिक बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी आई है। बजाय कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस आती, जो है ना इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आई है और लोगों को ये समझ आई है कि भाई ये तो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ना कि ये भला कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट काज ऑफ फेलियर। राइज ऑफ जो है ना वो सोशल मीडिया, मैं इसको भी बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं। जैसे ही सोशल मीडिया का राइज आया तो दुनिया को पता चला, दुनिया इंफॉर्मेशन से आगाह हुई, दुनिया को पता चला
कि भाई यार ये तो बहुत गलत है। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट काज कि लोगों का जो है ना वो दिल भर गया इससे, या लोग पीछे हट गए हैं जो है ना इसके इन्फ्लुएंस से। उनको समझ आई कि बेशक 193 में से 136 मुल्क फलस्तीन को भी कहेंगे तो कोई फायदा नहीं है, सो यहाँ पे बस इसको ऐसे ही रखो जैसा ये है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कोई इसके खातर खा नहीं हुआ। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का अगर कुछ भला हुआ है तो यूरोप में हुआ है, या उन कंट्रीज के इन्फ्लुएंस वाले एरियाज को हुआ है जो कंट्रीज वीटो रखती हैं, और एसडीजी का किसी को कोई फायदा नहीं। क्लाइमेट चेंज को कॉप अप करने में ये नाकाम रही है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट काज ऑफ फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। करारदादों पे करारदाद, कहीं पे कॉप 27 हो रही है, कहीं पे कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑल पार्टीज 28 हो रही है, कभी कहीं पे 29 होने वाली है। सो सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, डिबेट ऑफ फॉरम है, फॉरम फॉर डिबेट है, लेकिन कुछ भी इंप्लीमेंटेशन जैसा नहीं होता। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, बट कुछ होता नहीं। फिर फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम जो यूएन का है उसमें भी कोई इतनी ज्यादा खास नहीं वो बेहतरी आई। ये 10 रुपए इंटरनेशनल कम्युनिटी से फंडिंग लेते हैं और वो 10 में से 3 रुपए लगा देते हैं और बाकी इनकी अपनी टीम्स खा जाती हैं। सो दिस इज नॉट अ सक्सेस स्टोरी। अभी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। मैं पिछली वीडियो में हमने सिर्फ ये सिक्योरिटी काउंसिल पे बात की थी, जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स आते हैं, जो कि यहाँ से जनरल असेंबली के अंदर इलेक्ट होके आते हैं। 193 वोट, एक कंट्री का एक वोट के हिसाब से यहाँ से 2 साल के लिए इलेक्ट होके ये जो 10 मेंबर्स आते हैं यहाँ पे जो है ना सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। ये 5 वीटो पावर्स हैं जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अमेरिका, रूस, बर्तानिया, फ्रांस और चाइना। देखिए, ये जो जनरल असेंबली है ना, ये एक्चुअली पूरे यूएन स्ट्रक्चर को चलाती है। जनरल असेंबली से ही सेक्रेटरी जनरल जो है ना वो सेक्रेटरी जनरल तक ये एक्सेस करता है, जो कि इंप्लीमेंट कराता है जो भी डिसीजन होते हैं, बेशक वो सिक्योरिटी काउंसिल के हो। ये पूरे सिस्टम के अंदर मेन कलीदी रोल अदा करते हैं ये जनरल असेंबली। जनरल असेंबली से ही आगे डिसीजन मेकिंग पावर तक जाते हैं, यहीं से आगे सेक्रेटरी जनरल तक जाते हैं, यहीं से आगे यूएन ऑर्गन्स जो हैं, यूएनडीपी, यूएन ईपी, एफएओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये सब यहीं से होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो मर्जी कर लें, डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो रहेगी हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल के पास, उन 5 मेंबर्स के पास। यहाँ पे सिर्फ डिबेट होगी, यहाँ पे सिर्फ बात होगी, यहाँ से सिर्फ काम आगे डेलीगेशंस वगैरह जाएंगे, और उन डेलीगेशन ने जाना है कि नहीं जाना है ये डिसाइड ये करेगा। सेक्रेटरी जनरल जो इंप्लीमेंट कराएगा वो कैसे इंप्लीमेंट कराएगा ये सिक्योरिटी काउंसिल डिसाइड करेगी। पीस कीपिंग जो हमारे फोर्सेस हैं वो कैसे जाएंगी, कहां पे जाएंगी, किधर जाएंगी, कैसे कितनी स्ट्रेंथ में जाएंगी, ये सब डिसाइड सिक्योरिटी काउंसिल करेगा। तो देख लेते हैं जनरल असेंबली जो है ना, उसी से आगे यूएन ऑर्गन्स, यूएनडीपी, यूएनएचआर, यूएनआईसीईएफ, यूएनईपीएफएओ, यूनेस्को, हू और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये सब जनरल असेंबली से ही इलेक्ट होके जाएंगे। और जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन होगी, अकॉर्डिंग टू द मेंबर स्टेट्स एंड अकॉर्डिंग टू द फंडिंग्स ऑफ द मेंबर स्टेट्स। जैसे ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है ना, बिल्कुल वैसे ये इंप्लीमेंट कराने के लिए सेक्रेटरी जनरल जो है ना वो ये एक बॉडी है जो कि जो भी डिसीजन होंगे उनको इंप्लीमेंट ये कराएगी विद द कंसेंट ऑफ दीज 5 वीटो पावर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। फिर इसकी यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस भी हैं। आपको पता है आजकल पर्टिकुलरली ये अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव है, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान यूएन की पीस कीपिंग जो फोर्सेस हैं उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। मतलब जितने 193 ममालिक हैं सबके सब में से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर पाकिस्तान है। फिर जी ये जनरल असेंबली से ही आगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। ये जो इकोनॉमिक अफेयर्स को डील करती है, जो भी इसके हैं यूनाइटेड नेशंस के। फिर जनरल असेंबली से ही आगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जी, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स होते हैं उनके बारे में इसमें बातचीत होती है। दो कि ये इतना ज्यादा इफेक्टिव बॉडी नहीं है, ये बस ये भी बायस्ड है। अमेरिका या ये वीटो पावर्स जो है ना वो चाहे तो वो किसी को भी रेस्क्यू करा सकती है, किसी को भी छुड़ा सकती है, किसी को भी, और मोस्टली ये बायसनेस ही है। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना ये आर्बिट्रेशन कराता है अमंग द स्टेट्स, अमंग द कंट्रीज जो कि इनमें प्रॉब्लम हो रही है, और ये भी एक सेल्फ फेलियर है क्योंकि आज तक कश्मीर के आर्बिट्रेशन नहीं करा सका, फलस्तीन के आर्बिट्रेशन नहीं करा सका। ये सिर्फ आर्बिट्रेशन
किसने क्या कराना है, खाक करानी है, ये सिर्फ अपने फार्मूलाज को, अपनी पॉलिसीज को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोपोगेट करते रहते हैं।